नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। मैं हूं नीरज और इस हफ्ते हम लोग ये देखेंगे कि चार्ट के जरिए अगले हफ्ते किस तरह से प्रेडिक्शंस बनते हैं और क्या चार्ट कह रहा है। क्योंकि लास्ट वीक ना बहुत ज्यादा उठापटक बाजार में हुई और 26,000 के ऊपर बाजार को पैर जमाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। और उसमें एक विलन था करेंसी। रुपया काफी वीक हुआ, 90 के पार गया। हालांकि फ्राइडे को फाइनली फिर 90 से थोड़ा नीचे आके क्लोज हुआ है, क्योंकि आरबीआई ने रेट कट किया और काफी पॉलिसी हुई है। लेकिन अभी भी वो एक डेंजर जोन में है कि 90 के ऊपर फिर से जा सकता है, क्योंकि करेंसी वीक होने की संभावना ज्यादा है। तो मार्केट इसको क्या आगे जाते हुए पॉजिटिव ले सकता है, अपनी एक रेंज तोड़ सकता है कि नहीं, क्योंकि 26,000 के ऊपर भयानक स्ट्रगल है निफ्टी के लिए, वो उससे ऊपर जा नहीं पा रहा। और ब्रॉडर मार्केट तो कंप्लीट वीकनेस दिखाई रहा है। इन्हीं सब पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं आज सर्वेंद्र के साथ। सर्वेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेंद्र जी को जोड़ते हैं। सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। जो तस्वीर बनती हुई दिख रही सर्वेंद्र, उसमें तो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। 26,000 के ऊपर ना एकदम जैसे लठ लेके कोई खड़ा हुआ कि जैसे ही ऊपर आओगे मैं नीचे गिरा दूंगा। क्या हो रहा है? ये क्या करेंसी अकेले काम कर रही है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? जी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और करेंसी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो करेंसी को आप बिल्कुल दरनिकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक बड़ा इन्वेस्टर जो कि एफआईआईज हैं, वो अपना रिटर्न्स या अपना मूलभूत रिटर्न्स वो डॉलर टर्म्स में ही देखना चाहेंगे, क्योंकि हर आदमी अपनी करेंसी में देखना चाहता है। जैसे कि आप देखें, अगर आईटी कंपनीज डॉलर में भी बैलेंस शीट बनाती हैं और रुपये में बनाती हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उनकी रेवेन्यूज डॉलर में है और डॉलर से उनको बहुत फर्क पड़ता है। तो सेम अप्लाइज टू एफआईआईज ऑल्सो, जिनको अपनी बैलेंस शीट डॉलर में बनानी होती है, वो रुपए में गेन्स नहीं दिखा सकते। उनको एंड ऑफ द ईयर, जब अभी उनका क्रिसमस का एंड होगा, ईयर का एंड हो रहा है, और अब उनको अगर अपने प्रॉफिट लॉस बुक करने हैं, तो वो उनको डॉलर्स में दिखाने पड़ेंगे। तो उनके लिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स रहता है बाजार को देखने का। और जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, देखिए बाजार तो स्ट्रगल कर रहा है, मोमेंटम का शेयर लॉस है। एक 26 हफ्ते की जो रेंज बनी थी, जिसको हमको भी लगा कि चलो ब्रेकआउट हो गया है, तो यहाँ पे टारगेट आ जाएंगे। तो उस रेंज का भी जो एक लॉजिकल टारगेट था 26,500 तक का, वो नहीं आया। लोअर रेंज जो 26,300 वाली थी, उसी के टारगेट्स आए। और अब इट्स अ लेबोरियस राइज। 7 हफ्ते हो चुके हैं ब्रेकआउट को और आप चल नहीं पा रहे हैं, मतलब आप 1000 पॉइंट के ऊपर आप चल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है शॉर्ट टर्म में। और लॉन्गर टर्म तो आप वैसे भी अपने लॉन्गर टर्म मार्कर्स के आसपास खड़े हैं, जो कि आपका 2024 का हाई था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 26,300 वाला। तो आप उसके ऊपर जा नहीं पा रहे। तो शॉर्ट टर्म में आप में एक मोमेंटम का लॉस हो रहा है, उसके ऊपर आप जा नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये चिंता का विषय बना रहेगा। निफ्टी में चाहे अलग भले ही 15 पॉइंट से या 20 पॉइंट से वीकली नेगेटिव क्लोज आ गया चौथे हफ्ते में। 4 हफ्ते की ये राइज रही, उसमें एक चौथे हफ्ते में वीकली नेगेटिव क्लोज आ गया। निफ्टी 500 में भी आ गया। तो ये वीक तो आप मान के चलेंगे कि बेयर्स ने कंट्रोल अपना बनाया हुआ है, अपना दबदबा वो अपनी एलओसी पे बना के रखा हुआ है, और बुल्स को वो 26,300 का ब्रेकआउट कराने नहीं दे रहे, क्योंकि देखिए समीकरण तो वहीं से चेंज होंगे। अब क्योंकि गए महीने के कैंडल्स में वो डिसाइसिव विक्ट्री आई नहीं किसी की भी, दोनों ने ऑलमोस्ट 50-50 खेल लिया या स्लाइटली हल्का बुल्स के फेवर में कैंडल बना था। तो अब ऐसा है कि ये पूरा महीना अब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो लार्जर व्यू उठाते हैं, एक बड़ा पोजिशनल व्यू उठाते हैं, उसमें कोशिश करते हैं कि मंथली कैंडल्स का सपोर्ट रहे। तो मंथली कैंडल्स तो अब दिसंबर की भी बनेंगी। अभी तो आप शायद अभी पहला हफ्ता ही चल रहा है, और दूसरे हफ्ते के बाद से लोग छुट्टी पे जाएंगे। तो दिसंबर यूजुअली तो बहुत ज्यादा एक्टिव महीना नहीं रहता है, वॉल्यूम्स भी कम रहते हैं। और जहां तक आपने वॉलेटिलिटी की बात की, उसका कारण ही यही है। जैसे जैसे वॉल्यूम्स ड्राई अप होंगे, जैसे जैसे बड़े प्लेयर्स थोड़े एफआईआईज अपनी छुट्टियों पे जाएंगे, काफी लोग क्रिसमस की छुट्टियों पे जाते हैं, यहाँ वालों ने भी अपने कैलेंडर उसके हिसाब से सेट किए हैं, वो भी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तो वॉल्यूम्स क्योंकि बड़े प्लेयर नहीं रहेंगे, इसलिए अमूमन बाजार में कम रहते हैं, और कम वॉल्यूम में इंपैक्ट ज्यादा आता है, इसीलिए वॉलेटिलिटी बढ़ती है। तो दिसंबर के महीने में वॉलेटिलिटी और रह सकती है, अभी 15-20 दिन 25 दिन जो भी बचे हैं। और इसीलिए सबको सतर्क रहना चाहिए, पहली बात तो, क्योंकि इंपैक्ट ज्यादा आएंगे, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। तो संभाल के करें, बेट साइजिंग कम करें, जो भी ट्रेड्स कर रहे हैं थोड़े छोटे क्वांटिटी के करें। यही एक तरीका है वॉलेटिलिटी से बचने का, दूसरा कोई तरीका नहीं है वॉलेटिलिटी से बचने का। तो अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे, तो आई थिंक दिसंबर का महीना अच्छे से निकल जाएगा, और सेंटा क्लॉज आपको भी कुछ गिफ्ट देके जा सकते हैं। तो अभी ये जो 26,186 की क्लोजिंग है फ्राइडे की, जी करंट चार्ट क्या बता रहा है? देखिए, एक तो आपकी वीकली नेगेटिव क्लोज आ गए यहाँ पे, और वो कैंडल भी थोड़ा सा बेरिश टोन लिया हुआ है। तो इसको एग्जैक्ट तो पूरा नहीं बना है, बट एक हैंगिंग मैन जिसको बोलते हैं, वो एक उस तरह का बेरिश टोन लिया हुआ है कैंडल है। तो थॉट यही है कि अब आप
शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है, मतलब आप रिस्क ले पाते हैं और आप एफएनओ कर पाते हैं और आप उसके बाद शॉर्ट कर पाते हैं, तो आई थिंक कहीं ये 26,300 26,500 के दायरों के बीच में, अगर 26,500 मुझे अभी भी लगता है कि चलो एक 100-200 पॉइंट का उछाल मंडे ट्यूसडे आ सकता है, उन दायरों में मोमेंटम का तो ऑलरेडी लॉस है, उन दायरों में अगर आप शॉर्ट कर पाए छोटे स्टॉप लॉस से, अगर आप 26 मान लीजिए आप इस दायरे में शॉर्ट करते हैं और आप एक 26,600 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, तो मुझे लगता है कि वापस दोबारा अपने ब्रेकआउट पॉइंट की तरफ फिसलेगा, जो तकरीबन 25,300 के आसपास है। 25,300 25,500 के लेवल्स दोबारा निफ्टी के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में सतर्क रहने का काम है। ये हफ्ता हमारा वेट एंड वॉच का गया था, अभी भी हम मंडे जरूर देखना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। बट अगर मंडे ट्यूसडे में अगर आपको मौके मिलते हैं और लगता है कि बाजार चल नहीं पा रहा है, तो आई थिंक इन दायरों में शॉर्ट टर्म में, प्योरली शॉर्ट टर्म, वीक 10 डेज के लिए फ्रॉम 26,300 से 25,300 की एक जर्नी आ सकती है। तो अगर किसी के पास वो प्रोफाइल है, रिस्क प्रोफाइल है कि वो कर सकता है, तो आई थिंक वो ट्रेड बन रहा है। एक 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप वो ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइड का। बट अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे को देख। सर जी एक चीज बताओ, ये मेरे चार्ट में समझाओ मेरे को। आप जी देखो जहाँ पे नीचे वाली ऑरेंज लाइन है वहां पे एक बहुत बड़ा सा ग्रीन कैंडल जी है ना? वो कैंडल जब बना उसके बाद मार्केट खटखट खटखट ऊपर गया। जी फिर जहां पे पर्पल लाइन है वहां पे एक और बड़ा ग्रीन कैंडल जो उस पर्पल लाइन को टच कर रहा है। जी उसके बाद से कितने 5 बड़े रेड कैंडल बने। तो एक जी बार जब बड़ा कैंडल हरा बना तो उसके बाद तो ऊपर गया मार्केट, जब दोबारा बड़ा कैंडल बना तो नीचे आ गया। ये क्या चक्कर है? देखिए, कई बार एक लास्ट ग्रीन कैंडल बनता है यूफोरिया वाला, वो जो आप कह रहे हैं कि जो नीचे वाला कैंडल बना हो तो वो सारा टैरिफ लो, इंडिया पाकिस्तान वॉर, ऑपरेशन सिंदूर, उस समय का एरिया था जहां हमने बेसेस वो बनाए। तो वहां टैरिफ वाले झगड़े भी हुए थे और ऑपरेशन सिंदूर भी वहीं पे था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां से डेफिनेटली एक एग्जॉशन पॉइंट नीचे का था, जिससे बाजार ने एकदम से रिएक्ट किया। बाजार ने बोला कि हाँ भाई, बहुत ज्यादा हो गया है, और 26,300 वाला बाजार 21,500 तकरीबन हो गया था। तो चार 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 एक हजार, 4,500 पॉइंट का डिक्लाइन आपको वहां दिख गया था। तो बाजार को लगा कि भाई चलो, एक शॉर्ट टर्म एग्जॉशन, एक शॉर्ट टर्म, ऑल द बैड न्यूज गॉट फैक्टर्ड इन। तो वहां पे आपको एक लो बन गया, जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग, कि भाई जब बहुत सारा एक साथ खराब न्यूज आ जाएगा और पैनिक हो जाएगा, तो वहां पे बाजार एक बार के लिए बॉटम कर जाता है कॉन्ट्रेरियन एंगल से। और उसके बाद देखिए फिर आपको अच्छी रैली मिल गई। फिर वहां जाके देखिए वो जो आपने पर्पल लाइन पे जो आप ग्रीन कैंडल बोल रहे हैं, उसके पहले 4-5 हफ्ते लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, सप्लाई रही वहां पे। और उसके बाद बाजार ने एक और कोशिश की कि शायद मैं ब्रेकआउट कर पाऊं, बट वो ब्रेकआउट फेल हो गया। वो ग्रीन कैंडल में तुरंत सेलिंग आ गई। तो वो कभी कभी बनता है, कभी कभी बनता है कि वो एक लास्ट ग्रीन कैंडल कुछ अच्छे न्यूज पे आ जाता है और लोगों को उम्मीद थी कि टैरिफ हट जाएंगे, थोड़ा सा कुछ हो जाएगा, बट हुआ नहीं, इसलिए बाजार फिसल गया। तो उनको उसी एंगल से देखना है। जितना इमोशन आपका 22,000 के आसपास था, वो जो बड़ी ग्रीन कैंडल जो नीचे बनी है, उतना इमोशन अभी बाजार में बना नहीं है उस तरह का। तो मतलब जो नेगेटिव सेंटीमेंट बना था, अभी तक बुलिश रीडिंग्स उस तरह की आई नहीं कि एकदम कंसेंसस बाय था बाजार में। अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अब ये 26,000 पे जैसे वापस बातें शुरू हो गई थी लास्ट 4-5 हफ्तों से कि भाई अब तो नया बुल मार्केट चालू है, अब तो ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। आई थिंक वो लोगों को निराशा मिली है, केवल और केवल निराशा मिली है लास्ट 3 हफ्तों में, जिन्होंने सोचा था कि 26,300 का ब्रेकआउट हो जाएगा। हमें भी लगा था कि हमें ये नहीं लगा था कि ब्रेकआउट होगा, हमें लगा था 26,300 26,500 बस वो टारगेट्स हैं, उनके आसपास फिर देखेंगे। तो 1000 पॉइंट की रेंज अभी पूरी नहीं हुई है, मैं फिर से दोहराऊंगा, 200 पॉइंट बाकी हैं। लग नहीं रहा कि अब होगा। सो मंडे ट्यूसडे में वो डिसाइड कर लेंगे। अगर लग रहा है कि अब नहीं हो रहा है यहाँ से ब्रेकआउट, तो आई थिंक नेक्स्ट ट्रेड, एक छोटा सा ट्रेडिंग जो ट्रेड है हफ्ता 10 दिन का, वो शॉर्ट साइड का बनेगा मंडे ट्यूसडे में। ओके, अगला चार्ट देखिए। उससे पहले आपके चक्कर में लोग कई हफ्तों से छुट्टी नहीं ले पाए। 6 हफ्ते से आप लोगों ने खड़ा कर रखा है कि जाना मत, जाना मत, न जी जी मार्केट जी कहीं जा रहे, ना वो लोग कहीं जा रहे हैं, जी फंस गए हैं। अब तो जाएंगे, 20 तारीख के बाद तो जाएंगे छुट्टी, मार्केट चाहे जिधर जाए। जी बिल्कुल। आई थिंक अब जब छुट्टी फिर लेनी ही है और क्रिसमस वाली छुट्टी है तो सभी लेंगे, न्यू ईयर की छुट्टी 2-4 दिन 5 दिन हम भी देखेंगे, अगर ले पाए तो लेंगे। बट थॉट यही है, देखिए ये मैं इसलिए बोलता हूँ सारे अपने स्टूडेंट्स को कि भाई देखिए, मार्केट इज द बॉस। ठीक है, आप इंप्लॉय हैं मार्केट के, अगर तो जब तक बॉस आपको छुट्टी नहीं दे रहा है, आप बिना बताए छुट्टी पे जाएंगे तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। और बाजार में डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब है कि आपको नुकसान हो सकता है। तो थॉट यही है कि बाजार हमारा बॉस है, बाजार मार्केट सुप्रीम है, आप मार्केट के हिसाब से चलिए। जब लग रहे इंपॉर्टेंट दायरे आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट समय है, उस समय आप स्क्रीन पे रहिए। जब आपका ट्रेड इन द मनी हो जाए, आपको लगे आपने एक अच्छा कॉल ले लिया है टॉप या बॉटम पे,
और आपको लगता है कि अब इसको राइड करना है, तो आप स्क्रीन से हट भी सकते हैं, एज लॉन्ग एज इफ यू आर अ पोजिशनल प्लेयर। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं, स्विंग ट्रेडर है, तो आप बिल्कुल ही स्क्रीन नहीं छोड़ पाएंगे। बट एक पोजिशनल बाय एंड सेल वाला बंदा, जिसको एक बार अच्छा ट्रेड उसका सेटअप बन गया, वो एक बार उसको लगा कि आई एम इन द गेम और मेरा गेम सेट है, तो वो 15-20 दिन, महीना छुट्टी भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने वो व्यू 6-9 महीने के लिए लिया होता है। तो अगर आप जब आपका वो 6-9 महीने का व्यू प्ले उस आउट हो रहा होता है और उस उसमें आप समय राइट जो है एंट्री ना होते हैं, तो आप छुट्टी ले सरनी, सकते हैं। जी। मार्केट का बॉस इस समय डॉलर है। हाँ, मार्केट का वो तो, डॉलर तो दुनिया का बॉस है अभी तक। आगे क्या होगा नहीं मालूम। फिलहाल तो अभी भी दुनिया का इसमें बॉस है। क्या होगा, अभी भी। जी, 90 छू के आ गया, जी। अब क्या होगा? देखिए, मैंने वही लास्ट टाइम भी जब हम मिले थे तो हमने यही बोला था कि भाई 90 छू के आ तो गया है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेंस कि इस ब्रेकआउट में थोड़ा मोमेंटम है, थोड़ा ब्रेकआउट अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट में मोमेंटम भी बन रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने भी जब 83 पे, आपको आपको याद हो 83 84 पे जब हमने बोला कि भाई ये अब ऊपर जाएगा, तो तब हमने 89 91 के टारगेट्स लिए थे। तो अब उन टारगेट्स के पास पहुंच रहा है, तो हमें लग रहा है कि भाई चलो हमारे टारगेट्स तो आ रहे हैं, बट थॉट अब यहाँ ये आ रहा है कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मोमेंटम इसमें अभी भी बना हुआ है, कैंडल्स अभी भी देखिए वीकली की स्ट्रांग है। ये हफ्ता अब आपका इतिहास में दर्ज हो गया कि पहली बार रुपया 90 गया, तो ये हफ्ता अब हमेशा इतिहास में दर्ज हो जाएगा। हर टेक्नीशियन के चार्ट पे अब ये दर्ज हो गया है कि भाई डॉलर इस हफ्ते में जो है 90 के ऊपर गया। तो ऐतिहासिक मूव था, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सैकड़ा आपने कभी नहीं छुआ है इसके पहले। 80 में आप बहुत महीनों रहे, 70 में आप बहुत महीनों रहे, 60 में आप बहुत महीनों रहे। 90 का पहला महीना है, पहला हफ्ता है। मुझे लगता है मोमेंटम अभी भी है। मैं थोड़ा-सा टारगेट को अपग्रेड करना चाहूँगा। मुझे लगता है 94 95 के स्तर भी यहाँ पे आ सकते हैं। टाइम लगेगा। देखिए, सेंट्रल बैंक्स भी नहीं चाहेंगे। आई थिंक 90 के आसपास डेफिनिटली आरबीआई भी इसको देख रहा होगा। इवन दो कहते हैं कि हम कोई बहुत ज़्यादा किसी नंबर पे फिक्सेटेड नहीं है, बट 90 एक ऐसा लेवल है कि देखना तो पड़ेगा, और देख भी रहे होंगे और देखना भी चाहिए। तो आई थिंक उसी वजह से आपको देखिए 2-3 दिन से 90 पे सप्लाई है। बट मुझे नहीं लगता कि रुक पाएगा। तो मैंने नीचे की जो मैंने उसमें जो 2 लाइनें बनाई हैं पर्पल, 88 और 89 मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी भी कहता हूँ रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे, अगर 94 का मेरा टारगेट है और 88 का मेरा स्टॉप लॉस है, तो भी अभी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। ये ट्रेड चलना चाहिए, अभी इस ट्रेड को थोड़ा चलाना चाहिए 1-2-3 महीने। शायद ये ट्रेड आपको, और जिसको हम बोलते हैं ना कि गन्ने में से लास्ट का जूस भी निकालें, तो वो मौका है कि अगर 91 के टारगेट लग रहे थे, बट अब लग रहा है कि 94 तक भी जाएगा, तो उस जूस को और निकालना चाहेंगे हम यहाँ पे। और 88 के स्टॉप लॉस से आई थिंक अगर किसी के पास पोजीशंस हैं, तो आई थिंक बने रहना चाहिए लॉन्ग लॉन्ग रुपी में, लॉन्ग यूएसडी आईएनआर। गन्ने में क्या होता है कि जब कई बार उसको पेर देते हैं ना, तो उसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़का जाता है, तो जी, और जूस निकलता है उसमें से, गन्ने जी, की पेराई। तो मुझे लगता है पानी छिड़क दिया रेट कट करके। जी, तो आप सही कह रहे हैं कि ये संभावना लग रही है। वैसे भी अनंत नागेश्वरन जी जो सीईए है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सरकार के, जी, जी, उन्होंने कहा है कि हमारी नींद हराम नहीं हो रही डॉलर रुपए को देख के, और जी, जो भी अगर इसको कमजोर होना तो हो जाए, हम लोग देखेंगे बिल्कुल, नए साल में क्या है। तो अभी दिसंबर बिल्कुल। में कोई आश्चर्य नहीं कि 90 के ऊपर जाके क्लोजिंग भी देते। लेकिन डॉलर और निफ्टी को देखने के बाद जो अब असली चार्ट ये है निफ्टी का यूएसडी में, तो जिनको हम लोग रोज सुबह शाम चाय पानी पी के गरियाते रहते हैं एफआईआईस को कि वो क्यों बेच रहे जी, हैं, क्यों बेच रहे हैं, वो लौट के आएंगे जी। तो महंगे में उनको मिलेगा, और इस बात तो रिटेल ने उनकी बैंड बजा दी है। इस चार्ट को देख के आपको लगता है कि उनकी बैंड बज गई है? देखिए, बैंड बज जाए या नहीं बज जाए बाद में वो तो समय बताएगा। देखिए, इतने लॉन्ग, देखिए वो लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, वो कोई 6-9 महीने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो लास्ट 2 साल से बेच रहे हैं। उनका अपना एलोकेशन कॉल होगा, उनके अपने अंदर के मैट्रिसेस होंगे, उनके अंदर के अपने एमआईएस के शीट्स होंगे जिनको वो देखते होंगे और जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं। या उनके पास कोई ऐसा समझ हो जो अभी बाजार को नहीं समझ में आ रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेंस कि उनको अपना डॉलर रिटर्न ही देखना है। और अब आप देखिए, जो अभी हम निफ्टी के पिछले चार्ट पे बात कर रहे थे कि आप कहते हैं एक बड़ा लास्ट का ग्रीन कैंडल बना, फिर बाजार वहां से चल नहीं पाया और गिरने लगा। वो जो जून का कैंडल था, वीकली वाला 23 जून वाला, देखिए उस कैंडल के ऊपर निफ्टी गया है, लेकिन उस कैंडल के ऊपर ये नहीं जा पाया है। तो देखिए वो, अगर वैसे ना, अब अगर आप हाइंडसाइड में देखें तो वही हम्म, टॉप है। एक्चुअल बाजार का टॉप वही 25-700 वाला ग्रीन कैंडल है, जो अगर आप पिछले चार्ट में दिखाएंगे तो, जिसके बाहर ये नहीं जा पा रहा है। और रुको, यहाँ पिछला पे चार्ट यहाँ पे हाई देखिए। 10,850 है। हाँ, देखिए वो जो ग्रीन कैंडल आपने बोला लास्ट में गया, और पर्पल लाइन पे जो लास्ट ग्रीन कैंडल है वहां से 7-8 कैंडल रेड बन गए। यस। निफ्टी
डॉलर उस कैंडल के बाहर जाके बंद ही नहीं कर पाया है। ये अपने आप में, मैं कह रहा हूं, इसको मैं रेगुलरली वॉच करता था, बट मैंने सोचा आज दर्शकों को दिखाऊं, क्योंकि गए हफ्ते तक खाली एक टच पॉइंट था, अब इस हफ्ते से 2 टच पॉइंट और उसके नीचे ऊपर जा नहीं पा रहा है, और ये हफ्ता वहां पे काफी एक बेरिश कैंडल बना है। तो आप देखिए कि उनके लिए 10,800 का टॉप बन चुका, सितंबर 2024 के हाई के आसपास भी निफ्टी डॉलर नहीं पहुंचा है, डॉलेक्स जिसको बोलते हैं, वो आज तक भी वहां नहीं पहुंचा है। 10,800 समथिंग का वो हाई था, आज हम 10,000 के आसपास हैं, तो अभी भी वहां से तकरीबन 800 पॉइंट नीचे हैं। 8%, 8% बहुत बड़ा गेम चेंजर रिटर्न होता है एक साल के, एक पर्टिकुलर साल में। तो आप मान के चलिए कि गोरे के लिए निफ्टी 8% नीचे बंद हो रहा है इस साल, अज्यूमिंग कि यही बंद हो गया, अज्यूमिंग कि आज 31 दिसंबर है, तो आज गोरे को 8% 25 में लग रहा है, जबकि जबकि इंडियन रूपी के हिसाब से आपको लगेगा अरे हाँ, हम तो चलो उधर 26,300 पे ही हैं, वी आर एट ऑल टाइम हाई। तो यही है, आई थिंक ये चार्ट जब वो आप लोग देखेंगे तो दर्शकों को भी समझ में आएगा कि गोरा क्यों बेच रहा है। गोरे के लिए अभी कोई बुल मार्केट नया बना नहीं है, हमको लग रहा है कि बुल मार्केट है, बट गोरे को नहीं लग रहा कि बुल मार्केट है। अच्छा, और वो इन्होंने पैसा बनाया भी है सर, ना पर्पल कैसे? लाइन का ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है, वो जो पर्पल लाइन का 25,300 का ब्रेकआउट है वो भी यहाँ नहीं हुआ है, लास्ट 6 हफ्ते से उसी लाइन पे पिस रहा है। तो मुझे तो लग रहा है ये लाइन अपना काम कर रही है, इसीलिए मैंने बोला कि अगले हफ्ते जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो शॉर्ट का ध्यान भी बना सकते हैं। अभी तो 2 हफ्ते से हम वेट एंड वॉच बोल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग बोल रहे थे कि भाई लॉन्ग जिसने किया है वो 26,100 26,300 पे निकल जाओ निफ्टी के हिसाब से, और थोड़ा ड्राई पाउडर बनाओ। बट अब लगता है कि जो एग्रेसिव वाले लोग, मैं मॉडरेट और पैसिव इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं जिनसे शॉर्ट नहीं होता है, शॉर्ट करने वाली जो 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 क्राउड है या जो 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 संख्या है वो बहुत कम है, तो ये उनके लिए ही रहेगा। बाकी लोग तो अपना ड्राई पाउडर बना के बैठे हैं, तो मैं बोल ही रहा हूँ, यानी वो जिसको जितना कंफर्ट हो, 20%, तो 10%, सरवीन, क्या ये 40%। है कि डॉलर टर्म में नेगेटिव रिटर्न बना है एफआईआई का? बनेगा ही ना, मैंने वही तो बोला, 31 दिसंबर को अगर ऐसे बंद हो रहे हैं तो आप पिछले हाई से 8% नीचे बंद हो रहे हैं। ईयरली चार्ट्स का क्लोज इसमें नहीं आएगा, इस वाले वेबसाइट पे ईयरली क्लोज नहीं दिखाते, बट यस आप ये मान सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से 8% नीचे बंद हो रहे हैं, अगर आज 31 दिसंबर है तो वो तो उसके लिए, उसको तो बुरा ही लगेगा ना, उसको कहां से अच्छा लगेगा, उसको क्यों अच्छा लगेगा ये साल। हाँ, लेकिन उसने पैसा बनाया है। आप चाइना मार्केट देखें तो वो बॉटम से 40% चला है, कोरिया का चला है, तो उन्होंने यहां से निकाल के वहां पैसा बना लिया, इसलिए वो नुकसान में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता ही हूं, अगर आप इंटर मार्केट डाइवर्जेंस देखते हैं तो आप समझिए अगर चाइना का ब्रेकआउट होगा तो इंडिया में सेलिंग आएगी, क्योंकि कॉर्पस 100 रुपया जो फिक्स हो गया है, जो 100 रुपया फिक्स हो गया है एशिया पैक के लिए, वो 100 रुपये ही रहेगा। अगर मुझे अब चाइना अच्छा लग रहा है रिलेटिवली, तो मैं उसी 100 रुपये में से कहीं से निकालूंगा, कहीं पे डालूंगा। तो क्योंकि अपना मार्केट सबसे बढ़िया मार्केट रहा है, आउट परफॉर्मिंग मार्केट रहा है, तो ये नो ब्रेनर है कि पैसा यहां से निकल के चाइना जाएगा। अगर नया पैसा नहीं आ रहा है, अगर अगर 2025 में एशिया पैक को फ्रेश एलोकेशन नहीं मिल रहा है और मुझे चाइना में इन्वेस्ट करना है, तो गोरे को इंडिया और बाकी मार्केट्स बेचने पड़ेंगे, तभी वो एलोकेशन यहां से शिफ्ट चाइना करेगा। तो सेलिंग मेरे हिसाब से रहेगी अगर 2025 में एलोकेशन नहीं बढ़े। मुझे तो नहीं लग रहा कि जिस तरह की डॉलर की वीकनेस है, कोई मुझे लगता नहीं कि एशिया पैक में जनवरी से कोई एलोकेशन बढ़ेंगे, और नहीं बढ़े तो आई थिंक समीकरण वही रहेगा कि यहां से निकालो वहां डालो, वहां से निकालो यहां डालो। इस गेम में आई थिंक इंडिया विल बी अ लूजर अगले साल, अगर एलोकेशन नहीं बढ़े तो। तो ये इसलिए आज दर्शकों को बता दें, चार्ट हमने आज इसलिए निफ्टी यूएसडी की दिखाया कि ये एफआईआई के मूव आपको समझ में आए और बहुत सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाए एफआईआई को लेकर के। दे आर द स्मार्टेस्ट वन। उनको ये लोग जो समझाते रहते हैं ना म्यूचुअल फंड वाले कि एफआईआई आएगा तो बहुत ऊपर में खरीदेगा, उसको नुकसान होगा, वो कभी अपना नुकसान नहीं करता, क्योंकि उसके लिए पूरी दुनिया एक बाजार है, हमारे लिए तो सिर्फ भारत ही है। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है, लेकिन इस चार्ट को देखिए, उनके लिए कोई बेनिफिट ही नहीं, अभी भी उनका करेंसी का लॉस है, तो वो क्यों यहाँ पे पोजीशन रखेंगे। अब आते हैं अपने निफ्टी 500 पे। भाई ये तो और ज्यादा एकदम वहीं पे छोटे छोटे कैंडल बना के पड़ा हुआ है, हिल ही नहीं रहा ज्यादा। नहीं, ये बिल्कुल दर्शा रहा है, ये चार्ट बिल्कुल दर्शा रहा है कि ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। देखिए अभी डॉलर डॉलर वाले चार्ट में दिखा दिया कि ब्रेकआउट नहीं हुआ है पर्पल लाइन का, और ये चार्ट भी ऐसा दिखा रहा है कि ब्रेकआउट खाली नाम भर का हुआ है, खाली इल्यूजन इसको बोलते हैं, खाली इल्यूजन करने के लिए आपको एक ब्रेकआउट करके एक अच्छा लेवल ऊपर का दिखा दिया, आपको वो ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर रख दिया और लाके कहा कि भाई हाँ भाई 23,700 का ब्रेकआउट हो गया है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेंस कि 23,700 का ब्रेकआउट होने के बाद भी 24,000 के ऊपर जाके टिक ही नहीं पाया है। ये 1 2 3 7वां हफ्ता है, ब्रेकआउट इज इन 8th वीक। एनएससी 500 का ये ब्रेकआउट 8वें हफ्ते में है अपने, और 7 हफ्ते से
कोशिश कर रहा है 24,000 के ऊपर जाके बंद करने की और नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये सप्लाई नहीं है, तो मैं नहीं समझ सकता कि चार्ट में कोई क्या सप्लाई देखेगा। यही सप्लाई है। 6 हफ्ते तक किसी चीज़ को रोक देने का एक ही मात्र तरीका है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग। ये अगर जो लोग समझ जाएँगे, उन्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों रेजिस्टेंस बनते हैं और नीचे में सपोर्ट भी क्यों बनते हैं। डिलीवरी बेस्ड बाइंग होगी तो सपोर्ट बनेगा, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग होगी तो रेजिस्टेंस बनेगा। तो मेरे हिसाब से ये 24 के ऊपर नहीं जा रहा है और चिंता का विषय मेरे लिए यही है। इसका कैंडल भी काफ़ी फैली वीक है, मोमेंटम ने भी कुछ कमाल नहीं कर पाया, मोमेंटम ने भी नया हाई नहीं बनाया। तो मुझे लगता है कि यहाँ देख के मैं थोड़ा श्योर हो जाता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा अपसाइड इसमें नहीं है। बात यही है कि बस वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी इसमें भी क्योंकि अब यहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़े ड्राई होने वाले हैं अगले 15, 20, 25 दिनों में। ओके, तो 2 चार्ट वैसे हम लोगों ने 3 दिखाए, बल्कि डॉलर वाला भी मान जी, ले। अब जी। आते हैं साहब गोल्ड पे। गोल्ड तो हमको लगता है कि 4200 पे बेस बना रहा है क्या बहुत दिन से? देखिए गोल्ड में ये है कि एक अच्छा मूवमेंट हमने इसमें यही दिखाया है कि गोल्ड जब भी 35% के करीब एक अच्छा मूवमेंट कर लेता है तो सुस्ताता ज़रूर है। तो हमने भी यही बोला कि हम तो हैं लॉन्ग टर्म गोल्ड के बुल, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बट थॉट यही था कि चलो थोड़ा सुस्ताएगा, थोड़ा करेक्शन आएगा, तो थोड़े मौके मिलेंगे वापस से रिबैलेंस करने के लिए। तो थॉट अभी भी वही बना हुआ है कि गोल्ड में जब तक पिछला हाई नहीं निकालता है तब तक आपको मुझे लगता है एक करेक्शन यहाँ चलता रहेगा। थोड़ा-सा टाइम वेस्ट एक करेक्शन आपको दे देगा। तो थॉट अभी भी वही बना के रखा है कि एक टाइम बेस्ड करेक्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं और अभी थोड़ा टाइम है आई थिंक उसमें। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ब्रेकआउट में टाइम है। इवन दो चांदी इससे बेटर कर रहा है बट गोल्ड में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा अटक गया है और अगर आप इस हफ्ते का वीकली क्लोज भी देखेंगे तो एक फेयरली एक हल्का सा एक रेड कैंडल बना हुआ है और ये पैटर्न ओवरऑल थोड़ा-सा बेयरिश लग रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इस हफ्ते के हाई नहीं निकले जो हमने बनाए तकरीबन 4264 स्पॉट में हुँ। तो 4265 के जो हमने हाई बनाए हैं स्पॉट में, जब तक उसके ऊपर बंद नहीं आता तब तक मुझे लगता है कि वापस मोटा-मोटी इसकी रेंज 3900 से लेके 42-4250 की ही रेंज यहाँ पे मुझे लगता है 1-2 महीने और बनी रहेगी। टाइम करेक्शन लेगा ये। जी, लेकिन जी, अपना जो सिल्वर है, जी। तो देखो मतलब 60 को तोड़ने के लिए बहुत कड़ा प्रयास कर रहा है। रिवार्ड मिलेगा क्या इसको? देखिए, गए हफ्ते में जब ब्रेकआउट हो गए थे तो हमने यही बोला था कि भाई 54 के ऊपर अगर निकला है तो मैग्नेट के जैसा इसको राउंड फिगर प्राइस को हमेशा मैग्नेट के जैसे खींचते हैं तो 60 की तरफ ये भागना चाहेगा और भागा भी। फिर वो एक इंग्लिश की कहावत है जो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। 10 पैसे से फ्यूचर में रह गया। स्पॉट में तो चलिए उसके पास गया नहीं। स्पॉट में आई थिंक 5930, 5940 के ऊपर नहीं गया। बट हुँ। फ्यूचर में एटलीस्ट रजिस्टर करने के लिए कल का मौका था कि 60 चला जाए। बट आई थिंक 5990 का हाई है और 60 नहीं जा पाया। तो अब देखते हैं मंडे ट्यूसडे में उसको दोबारा अटेम्प्ट करता है कि नहीं। कल सेलिंग बहुत जबरदस्त आई थी ऊपर से। कल बहुत ओके। जबरदस्त सेलिंग थी और अगर आप देखें तो तकरीबन आप ऊपर से 60 वाला नीचे में 58 तक नीचे आया। 4-1% का एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग आया। तो यही मान के चलेंगे कि किसी का और का भी ध्यान उस 60 के लेवल पे था। एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग कल इंट्राडे में आई है सिल्वर में अगर जो लोग उसको फॉलो करते हैं। बहुत एग्रेसिव 3-4% का एक कैंडल बना था। बहुत एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग आई थी। तो डेफिनिटली वो लेवल और लोग भी देख रहे होंगे और साइकोलॉजिकल मार्क भी है तो उधर प्रॉफिट टेकिंग आएगी, अलर्ट रहें। अगला हफ्ता इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब मेरे लगता है तकरीबन सारे टारगेट 60, 61, 62 के ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे सिल्वर भी यहाँ से फिलहाल इस रैली में नहीं लग रहा है। गोल्ड सिल्वर में अभी भी वी कंटिन्यू टू बी लॉन्ग टर्म बुल्स बट लगता है कि वन साइड मार्केट में कभी किसी को मज़ा नहीं आता है और हेल्दी भी नहीं होता है। तो एक हेल्दी करेक्शन आ जाए ऐसी उम्मीद है बट वो हमारे हाथ में नहीं है। देखेंगे आता है कि नहीं आता है। $100 कब जाएगा ये? देखिए, इस रैली में तो प्रोबेबिलिटीज़ अगर रखनी है तो इस करंट रैली में तो नहीं आ रहा है, बहुत दूर है गेम वो। बट या एक 6-8 महीने का करेक्शन अगर कर ले और सिल्वर करता भी है, सिल्वर में अगर हमने आई थिंक लोग जाके पीछे का कोई पॉडकास्ट देखेंगे आई थिंक 6-7 6 नहीं 4-5 हफ्ते पहले एक बार सिल्वर का करेक्शन के साइकिल्स दिखाए थे कि लास्ट 10-11 साल में या 5 साल में कैसे साइकिल्स रहे। तो एक लास्ट 5-6 साल में अगर आप देखेंगे तो 10-11 बार अराउंड 20 टू 30% करेक्शंस कर लेता है सिल्वर। सिल्वर आराम से 20-30% करेक्शन कर लेता है 2 ढाई 3 महीनों में। तो एक एवरेज टाइमलाइन सिल्वर की रहती है 20 से 30% करेक्शन की कि 50-60 दिन, कभी थोड़े ज़्यादा, कभी थोड़े कम,
बट ऑन एन एवरेज 2-2.5 महीने में वो करेक्शंस आ जाते हैं। तो अगर वो एक हेल्दी करेक्शन आ जाए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आने ही वाला है, अगर आ जाए तो ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड्स भी अच्छे हो जाएंगे नए ट्रेड के लिए, और काम करने में भी मजा आएगा। एक अच्छे ट्रेंडिंग मार्केट में अगर अच्छे अच्छे करेक्शन आते रहे तो काम करने में मजा भी आता है और कॉन्फिडेंस बना रहता है ट्रेंड में, क्योंकि इंडिकेटर्स बार बार ओवरबॉट से कूल ऑफ होते हैं, ओवरबॉट से कूल ऑफ होते हैं। अभी तो आप हिस्टोरिकल हाइस पे चल रहे हैं। आरएसआई अगर आप एक जो इंडिकेटर है उसको आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि गोल्ड सिल्वर के लिए दोनों के लिए ऑलमोस्ट 30-40 ईयर हाइस पे चल रहा है। तो 30-40 ईयर हाइस पे आप फ्रेश कॉल नहीं ले सकते। अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रेड्स बने हुए हैं, आप कहते हैं नहीं साहब मैं तो नीचे से बना हुआ हूँ ट्रेड में और मैं बने रहना चाहता हूँ, तो आप बने रहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से, नो प्रॉब्लम। अगर आप चांदी में 30, 35, 40, 45 के लेवल से घुसे हुए हैं और आपको लगता है आपको बने रहना है और आप ड्रॉडाउन को झेल सकते हैं, तो व्हाई नॉट। पता है, एक चार्टिस्ट की लैंग्वेजेस में मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ, तो लोग कहते हैं कि अगर ये इसके ऊपर 15 मिनट बंद हो गया हाँ। तो ये कमाल हो जाएगा। ये लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी जी जी। तो क्या मैं ऐसा बोलूं इस लैंग्वेज में कि अगर इसने 60 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर ये 3 डिजिट की रैली में यात्रा पे निकल पड़े? देखिए, संभावनाएं हर चीज की हमेशा हर जगह से बनी रहती हैं, तो मैं बहुत सिंपल रखता हूँ लाइफ को। आप अगर मुझसे 100% के अंदर पूछेंगे कितने प्रतिशत मेरी कॉन्फिडेंस है उस बात की, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 10% ही चांस है कि 60 से 100 हो जाए। बट उसकी अगर करेक्शन कर ले, चाहे 50 का कर ले, जहां से ब्रेकआउट किया है। देखिए, एवरी बुल मार्केट में ब्रेकआउट में ये जरूर होता है कि जिस जगह से ब्रेकआउट किया उसको एक बार टेस्ट करने जरूर जाता है, ये चेक करने के लिए कि भाई वो ब्रेकआउट जेन्युइन था कि नहीं था। तो आई थिंक वो 50, 49, 50 के जो लेवल्स हैं, आई थिंक एटलीस्ट वो यहाँ से जो कि तकरीबन 20% के करीब होंगे, नॉट 20% बट अराउंड अराउंड 18% के करीब वो करेक्शन होगा। तो अगर वो भी कर ले तो आई विल बी हैप्पी इन द सेंस कि एक हेल्दी करेक्शन आ गया है, बट किसी कारण से कर नहीं रहा है। वैसे तो अगर आप देखें तो 54 से 45 गया था, तो तकरीबन वो 18% का एक फिल्टर वहां हो तो गया है। मेरे भी बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि भाई वो शार्प 18% का 20% का करेक्शन था जो सिल्वर ने कर लिया है। तो यस, देखेंगे ब्रेकआउट के कलर को, देखेंगे ब्रेकआउट के वॉल्यूम्स को, देखेंगे कॉमेक्स में ओपन इंटरेस्ट कैसा है उसको देखेंगे। वो सब देखने के बाद व्यू बनाएंगे। बट यस, होने को क्यों नहीं हो सकता है, 60 से सीधा 100 जाए और नीचे करेक्शन नहीं करे। 48 से 50 के बीच में अच्छा खासा समय गुजार लिया है, अब दोबारा क्यों डहरी छूने जाएगा वो? नहीं, मैं मान रहा हूं आपकी बात, मेरे भी बैक ऑफ द माइंड में वो चीज चल रही है, मैं भी वही बोल रहा हूं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फास्ट करेक्शन जो था वो वही करेक्शन था जो चाहिए था हमको। बट जैसे मैंने बोला, दिसंबर का महीना बहुत एग्रेसिव कॉल्स लेने का नहीं होता है। मैंने तो कभी नहीं लिया दिसंबर में एग्रेसिव कॉल्स किसी भी चीज पे, चाहे निफ्टी हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे कोई स्टॉक हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे करेंसी हो, क्योंकि दिसंबर के महीने में कुछ करने जैसा बनता नहीं है। आई थिंक एक्शन जो बैठेगा जाके वो जनवरी में बैठेगा और जनवरी में देखेंगे कि क्या करना है नया। जी करेक्ट। ये नया साल जब आता है तो फ्रेश एलोकेशंस होते हैं और ये सब ग्लोबल कमोडिटीज है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे उत्साहित होकर फैसला न ले। और हम लोग जो बात करें, कई बातें तफरी में होती, तो कोई कॉल मत ले लेना हम लोगों की सुन के, ये सब आप अपने दिमाग से लगाओ। हमने तो जितने हमारे मन में सवाल आते हैं वो पूछ लेता हूँ सर्वेन से, और मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, बस 15 मिनट उसके ऊपर बंद हो जाए फिर देखना कैसा कमाल होगा। वो चार्टिस्ट की लैंग्वेज जो है ना, कमाल की होती है। तो नेट सर्वेन जी, हाल ये निकल रहा है कि करेंसी एक एक्स फैक्टर है मार्केट के लिए। दिसंबर का महीना दूसरा एक्स फैक्टर है, जो कि 15 दिन बाद लोग छुट्टी पे चले जाएंगे, तो अच्छा वो सब थोड़ा प्रॉफिट बुक करते, बोनस तभी मिलता है जब आप रियलाइज करोगे। फिर नए साल का एलोकेशन होगा और उसके बाद हम लोग बहुत सारे चीजें आने वाली हैं। तो नेट आपको क्या लग रहा है, मतलब एक 1 लाइनर या 2 लाइनर का है समरी इस पूरे चार्ट रीडिंग की क्या निकल के आती है? देखिए, समरी ये है कि दिसंबर का महीने अब यहाँ पे अगर बाजार रुक गया तो अभी भी एक करेक्टिव राइज हो सकता है पिछले, और जो कि हमने देखा निफ्टी डॉलर में देखा कि अभी भी ये करेक्टिव राइज है, अभी भी ये ऑल टाइम हाई पे गया नहीं है। ये निफ्टी अपने आप में एक इल्यूजन है, निफ्टी 50 इन INR, उस इल्यूजन का, उस भ्रम को आपका दूर करता है निफ्टी डॉलर। उसमें अभी तक आप 8% नीचे हो ऑल टाइम हाई के, तो दिस विल बी क्वालिफाइड एज अ पुल बैक ओनली। और अगर यहां से कोई बेरिश कैंडल बन गया दिसंबर में या जनवरी में, तो आप नीचे ढलक जाओगे और पिछला लो टूट जाएगा डॉलेक्स का। तो अगर डॉलेक्स का लो टूटेगा तो हम यहाँ पे भी एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप में
हम भी 21,500 22,000 की जर्नी दोबारा कर लेंगे। वो कॉल मैंने अभी नहीं लिया है, बट जैसे मैंने बोला वो कॉल अगले 1 हफ्ते, 15 दिन या महीने में बन सकता है। ओके, तो मार्केट के लिए दिसंबर का महीना और बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो उस पर नजर रहेगी और देखेंगे किस तरीके की चीजें बनती हुई दिख रही हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चार्ट की रीडिंग आपके काफी काम आएगी। कोई भी कॉल, बाई, सेल या होल्ड ये लेने से पहले अपना दिमाग चलाइए, अपने एडवाइजर से पूछिए या जिससे मर्जी उससे पूछिए, क्योंकि फैसला आपका, पैसा आपका और नुकसान और नफा भी आपका, मेरा कुछ नहीं इसमें। इसलिए कॉल लेने से पहले पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच सरन जी, बहुत मजा आया और देखते हैं नेक्स्ट अगले हफ्ते क्या माहौल बनता है। सारी जितनी रीडिंग की गई इस पर नजर रहेगी। खास तौर पे अगर कुछ मोमेंटम बना तो डॉलर निफ्टी एक बार फिर से नेक्स्ट वीक देखें, अगर कुछ बढ़िया पैटर्न उसमें बनते हुए दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।